नमस्ते प्यारे बच्चों। आप सबको पता है अपना अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत पास में आ गया है। ठीक है, तो आप सभी अपना अपना रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके बेटा, तो आज मैं भी आपको रिवीजन कंप्लीट करवा रही हूँ। ठीक है, कक्षा 5 का रिवीजन अपने यहाँ पर मैं आपको कुछ पैटर्न्स आपको बता रही हूँ कि अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में किस तरह के प्रश्न उत्तर आएंगे। ठीक है, तो देखो प्रश्न एक, जैसे सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देंगे, 4 ऑप्शन देंगे और चारों में से एक करेक्ट होगा तो आपको वहाँ पर टिक करना है। प्रश्न नंबर 2 है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इस प्रश्न में आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे और जो वाक्य सही होगा उसके सामने आप सही निशान लगाना और जो गलत होगा उसके सामने आप गलत का निशान लगाना। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ भी आपको वाक्य दिए जाएंगे पर वाक्य में बीच बीच में खाली स्थान होगा। ठीक है, तो खाली स्थानों की पूर्ति आपको कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर 4 है, सही जोड़ी बनाइए। ओके, यहाँ आपको मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर क और ख ऐसे देंगे और क वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए होंगे तो उसको ख वाले से मिलान करना है, जो सही है उससे मिलान करना है। प्रश्न नंबर 5 है, किसने कहा, किससे कहा और कब कहा। ठीक है, इस वाले प्रश्न में आपको वाक्य दिए जाएंगे, वो वाक्य जो है उस वाक्य को किसने कहा और किससे कहा और कब कहा ये आपको देखना है और अच्छे से कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ 7 या 8 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इस प्रश्न में आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, 1 या 2 शब्द आएंगे। ठीक है, तो वो शब्द आपसे आपको एक वाक्य बनाना है और वो वाक्य जो बनेगा उसमें वो शब्द आना कंपलसरी होगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। इस प्रश्न में आपको अशुद्ध रूप दिए जाएंगे और आपको उनको शुद्ध करके लिखना होगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको विलोम शब्द लिखना है। अब विलोम शब्द क्या होता है, तो विलोम शब्द जो होते हैं वो उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं, यानी कि विपरीतार्थक शब्द भी जिनको हम बोल सकते हैं। अगला है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द मतलब होता है समानार्थी शब्द लिखना होता है। प्रश्न नंबर 10 है, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे शब्द देंगे, उनके लिए आपको एक शब्द लिखना होगा। ओके, जिस तरह से जैसे देखो यहाँ पर जो पढ़ा लिखा न हो तो जैसे उसको क्या बोलते हैं, हम अनपढ़ बोलते हैं, है ना। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। विलोम भी आपको पता है, जैसे रात का क्या होता है, दिन होता है। पर्यायवाची शब्द, ठीक है, जैसे पानी का क्या होता है, तो जल होता है और नीर होता है। इस तरह से प्रश्न नंबर 11 है, शब्दों को सही क्रम में जमा कर उचित वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको शब्दों के गलत क्रम दिए होंगे तो उनको जमा कर आपको उचित वाक्य बनाना है। ठीक है, जैसे सीमा रही है खाना खा। ओके, तो क्या बनाओगे इससे, सीमा खाना खा रही है। ओके, प्रश्न नंबर 12 है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको कविता की पंक्तियाँ दी जाएगी, है ना, उसमें से कुछ पंक्तियाँ ब्लैंक होगी तो आपको कविता लर्न करना है और पंक्तियों को कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर 13 है, किसी भी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर आपको 3 या 4 विषय दिए जाएंगे, उनमें से आपको किसी भी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। प्रश्न नंबर 14 है, अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित का मतलब होता है बिना पढ़ा हुआ गद्यांश। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, उस पैराग्राफ में आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके नीचे एक प्रश्न दिए जाएंगे, उसके उत्तर आपको उसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है, दिए गए शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। आपको एक वचन रूप लिखना है, यानी कि आपको बहुवचन दिए जाएंगे तो एक वचन लिखना है और अगर एक वचन दिए जाएंगे तो बहुवचन लिखना है। जैसे लड़की, तो लड़की का क्या होगा, लड़कियां, बहुवचन लड़कियां हो जाएगा।
है ना। और भी प्रश्न है, जैसे प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए, यानी कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग लिखना है। जैसे लड़की, तो लड़की का पुल्लिंग क्या होगा, लड़का। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। यहाँ पर आपको तत्सम शब्द दिए जाएंगे और उसके तद्भव रूप लिखना है। जैसे अग्नि, तो अग्नि का तद्भव क्या होगा, आग। ओके, इस तरह से हमारा परीक्षा का पैटर्न होगा। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा बेटा और अच्छे से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा। अब हम आते हैं हमारे रिवीजन पे। पाठ 1, मेरी अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है। तो देखिए इसका हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। लिख कर बताइए, यानी कि लिखित कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो क्या दिया है, नभ से, तो नभ से यानी कि नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। ठीक है, तो इस तरह से ये कविता की पंक्तियां याद कीजिएगा और कंप्लीट कीजिएगा इसको। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। कवि की क्या क्या अभिलाषा है, अपने शब्दों में लिखिए। तो क्या क्या अभिलाषा है, कवि सूरज की तरह चमकना और चंद्रमा के जैसी शीतलता चाहता है, फूलों के जैसे महकना और आकाश के समान निर्मल होना चाहता है, धरती के जैसी सहन शक्ति और पर्वत जैसी दृढ़ता चाहता है, सागर के जैसा लहराना और फूलों के जैसे पथ पर बिछना चाहता है। ठीक है, तो यह उसकी अभिलाषा है कवि की। प्रश्न नंबर 3 है, कवि प्रकृति से कौन कौन से गुण ग्रहण करना चाहता है। तो कवि प्रकृति से तेज, शीतलता, निर्मलता, सहन शक्ति और दृढ़ता आदि गुण ग्रहण करना चाहता है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं। तो क्या अर्थ होगा, बादल के जैसे मैं छिप जाऊं और सागर में जिस तरह खुशी की लहर उठती है उसी तरह मैं मनुष्य के जीवन में खुशियां भर दूं। ओके, ख वाला है, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, यानी कि देश की रक्षा के लिए मैं अपने आप को समर्पण कर दूं, फूलों की तरह देश की धरती पर बिछ जाऊं। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से एक करेक्ट होगा तो वहां पर आपको सही चिन्ह लगाना है। जैसे पाठ में पक्षी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो पक्षी क्या होता है, विहग। विहग शब्द का पाठ में प्रयोग किया गया है। वैसे तो पक्षी के पर्यायवाची ये सारे हैं, पर पाठ में किसका प्रयोग किया गया है, विहग का। कवि किसके समान कूकना चाहता है, कोयल के समान। कवि धरती से क्या लेना चाहता है, सहनशीलता। कवि किसके समान लहराना चाहता है, तो किसके समान, सागर के समान लहराना चाहता है। अगला प्रश्न है, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे नभ, ठीक है, तो नभ, ये जो वाक्य बना है इसमें नभ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नभ में पतंग उड़ती है। ठीक है, पर्वत, एक अकेला इंसान पर्वत नहीं उठा सकता है। पथ, शिक्षक विद्यार्थी का पथ प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य में आपको प्रयोग कंप्लीट करना है। ओके, अगला है वर्ण विच्छेद, यानी कि अलग करना। विच्छेद ही मतलब होता है अलग करना। जैसे सूरज, तो इसका वर्ण विच्छेद क्या बनेगा, स धन ऊ, क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा लग रही है। र धन अ, धन ज धन अ, तो सूरज। इसी तरह से अभिलाषा, अ धन भ धन इ धन ल धन आ धन श धन आ। ठीक है, इस तरह से वर्ण विच्छेद कंप्लीट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, पाठ में से अनुनासिक शब्द चुनकर लिखिए। तो अनुनासिक मतलब होता है चंद्र बिंदु वाले शब्द आपको लिखना है। ठीक है, जैसे दमकू, चमकू, आँख, चांद, चहकू या माँ। अब हम आते हैं पाठ 2 पर। पाठ 1 का रीजन हमारा कंप्लीट हो गया है। पाठ 2, दो व्यापारी। ठीक है, पाठ आप सभी ने पढ़ा हुआ है तो प्रश्न उत्तर भी आप सभी अच्छे से दे देंगे। उदार व्यापारी को धन देते समय क्रूर व्यापारी ने कौन सी शर्त रखी, है ना। उदार मतलब जिसका मन बहुत अच्छा था, उदार था वो।
दया वाला था। तो क्रूर व्यापारी ने क्या शर्त रखी? उदार व्यापारी को धन देते समय क्रूर व्यापारी ने यह शर्त रखी कि यदि वह समय पर धन वापस न कर सका तो उसे अपने कलेजे का 10 तोला मांस देना पड़ेगा। ओगो, 10 तोला मांस मांगा उसने, वो भी अपने कलेजे का। देखो आप, यानी कि वो व्यापारी कितना क्रूर होगा फिर तो, है ना। अगला प्रश्न है, न्यायाधीश ने क्रूर व्यापारी को क्या आदेश दिया? न्यायाधीश चाहता था कि वह उदार है, उसी के पक्ष में न्याय होना चाहिए, इसलिए उसने आदेश दिया कि कलेजे का 10 तोला मांस काट लो, लेकिन खून नहीं गिरना चाहिए। यह क्रूर व्यापारी को आदेश दिया उसने कि लेकिन खून नहीं गिरना चाहिए, तुम उसके 10 तोले का मांस काट लो। न्यायाधीश ने क्रूर व्यापारी को जीवन भर जेल में रहने की सजा क्यों दी? तो क्यों दी? इसका कारण यह था कि वह समझ रहा था कि वह उदार व्यापारी न्यायप्रिय एवं ईमानदार है ना, जबकि क्रूर व्यापारी दुष्ट स्वभाव का है। यदि इसे सजा नहीं दी तो यह लोगों को हानि पहुंचाने का प्रयास हमेशा करता रहेगा, इसलिए क्रूर व्यापारी को जिंदगी भर जेल में रहने की सजा दी गई। अगला प्रश्न है, उदार व्यापारी और क्रूर व्यापारी के चरित्र में क्या अंतर था? तो देखो, उदार व्यापारी ब्याज कम लेता था, है ना, और क्रूर व्यापारी जो था वो ब्याज अधिक लेता था। उदार व्यापारी अपने लाभ के लिए किसी को हानि नहीं पहुंचाता था, जबकि जो क्रूर व्यापारी था वो क्या करता था? दूसरों को हानि पहुंचाकर भी लाभ कमाता था। उदार व्यापारी अपने मित्र की भलाई करता था, जबकि जो क्रूर व्यापारी था ऐसा कभी नहीं करता था। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा, किससे कहा और कब कहा? धन चाहे जितना ले लो, ले जाओ, परंतु निर्धारित समय में लौटा देना। तो यह किसने कहा था? क्रूर व्यापारी ने। और किससे कहा? उदार व्यापारी से। और कब कहा? जब उदार व्यापारी से क्रूर व्यापारी ऋण लेने आया था, है ना, तो तब कहा था। किसने कहा था? क्रूर व्यापारी ने कहा था। जब उदार व्यापारी जो था वो क्रूर व्यापारी से ऋण लेने आया था, तब कहा था। ख वाला है, तुम अधिक धन ब्याज के रूप में ले लो। तो ये किसने कहा था? उदार व्यापारी के मित्र ने कहा था। और किससे कहा था? क्रूर व्यापारी से कहा था। और कब कहा था? जब क्रूर व्यापारी उसका मांस लेना चाहता था, है ना, तब कहा था। सही उत्तर पर सही तथा गलत उत्तर, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। राजा अपनी पुत्री के लिए कैसा वर चाहता है? तो कैसा वर चाहता है? भला और चरित्रवान वर चाहता है। सवाल है, राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ? उदार व्यापारी के मित्र के साथ हुआ। क्रूर व्यापारी क्या हाथ में था? तो क्या हाथ में था क्रूर व्यापारी के? छुरी हाथ में थी। ठीक है। क्रूर व्यापारी ने किसके पैर पकड़ लिए? न्यायाधीश के पैर पकड़ लिए। इस तरह से हम आते हैं वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जस्ट अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो वाक्यों में प्रयोग, जैसे विवाह, तो विवाह शब्द इसमें आना चाहिए वाक्य में। राजकुमारी ने विवाह करने की योजना बनाई। ठीक है। चरित्रवान, तो राजा चरित्रवान व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता था। इस तरह और भी शब्द हैं, तो इन शब्दों का आपको वाक्यों में प्रयोग कंप्लीट करना है। अब हम आते हैं तत्सम से तद्भव शब्द के रूप पर। तत्सम शब्द जैसे अश्रु, तो अश्रु का क्या होता है? आंसू। निद्रा का नींद, ग्रह का घर, मुख का मुख, मुख का मुंह, स्वर्ण का सोना, और सूर्य का तद्भव होता है सूरज। प्रश्न नंबर 2 है, सही स्थान पर नुक्ता लगाकर दोबारा लिखिए। ठीक है, यानी कि नीचे डॉट लगाने को बोलते हैं हम, नुक्ता लगाकर। जिंदगी, तो जिंदगी ज होता है। कॉफी, कॉफी। फैसला, फ, ओके, फैसला। जरूरत, आवाज, सजा। ठीक है। दो पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची मतलब होता है समानार्थी शब्द लिखना है। जैसे राजा को और क्या बोलते हैं? नृप और भूप। मित्र को सखा और दोस्त। पत्र को चिट्ठी और खत। दिन को दिवस और वासर। धन को संपत्ति और पूंजी।
पति को स्वामी और मालिक बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा पार्ट 2 पूरा होता है। अब हम आते हैं पार्ट 3 पर, मिट्ठू। पार्ट 3 के लिए हमको प्रश्नोत्तर देखना है। ठीक है, तो 3-4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। क वाला प्रश्न है, गोपाल मिट्टू में दोस्ती कैसे हुई? तो जो गोपाल था वो रोज मिट्टू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता था। वह मिट्टू को क्या क्या देता था? चने, मटर और केले खिलाता था। मिट्टू भी इतना घुल मिल गया कि गोपाल के बगैर कुछ नहीं खाता था। इस तरह दोनों में दोस्ती हो गई। ख वाला प्रश्न है, गोपाल को माँ को गोपाल की अठन्नी क्यों देनी पड़ी माँ को? तो गोपाल मिट्टू को खरीदना चाहता था ना। उस पर माँ के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। माँ ने बहुत समझाया उसको कि ये बहुत शरारती है, बहुत मस्ती करेगा, है ना, और वह रोने लग गया। आखिर माँ को मजबूर होकर गोपाल को अठन्नी देनी पड़ी। ग वाला है, मिट्टू कैसे घायल हो गया था? तो चीते का शिकार होने से बचाने के लिए, गोपाल को चीते का शिकार होने से बचाने के लिए मिट्टू चीते के पंजे पर कूद गया और पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और मिट्टू को घायल कर दिया। ठीक है, घ वाला प्रश्न है, गोपाल और मिट्टू के लगाव को देखकर सर्कस के मालिक ने क्या किया? तो सर्कस के मालिक ने अठन्नी लिए बिना ही मिट्टू को गोपाल के हाथ बेच दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिट्टू को पाकर गोपाल को कैसा महसूस हुआ? तो गोपाल, आपको पता है, बहुत खुश हुआ, जैसे मानो उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। ठीक है, अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। किसने कहा, किससे कहा, कब कहा? कहे, बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है। तो किसने कहा? यह माँ ने कहा। किससे कहा? गोपाल से कहा। और कब कहा? जब गोपाल मिट्टू को खरीद कर लाने की बात कह रहा था तब कहा था। है, अगर तुम मिट्टू को पा जाओ तो तुम क्या करोगे? किसने कहा? सर्कस कंपनी के मालिक ने कहा था ना। और किससे कहा था? गोपाल से, क्योंकि वो उसको खरीदना चाहता था। कब कहा? जब गोपाल मिट्टू के कटघरे के पास आंसू भरी आंखों से देख रहा था। अगला प्रश्न है हमारा, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक सही होगा। गोपाल पर किसके समझाने का कोई असर नहीं हुआ? तो किसके समझाने का नहीं हुआ? माँ के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। क्या पाकर गोपाल खुशी से झूम उठा? पैसे ना, क्योंकि उसको बंदर को खरीदने जाना था ना। गए, मिट्टू को किसने घायल कर दिया था? चीते ने घायल कर दिया था, उसने पंजा बाहर निकाल के उसको घायल कर दिया था। गोपाल ने किसे अपनी गोद में उठा लिया? मिट्टू को। ओके, अब हम यहाँ आते हैं संज्ञा। व्याकरण में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। ठीक है, जैसे दिया है मानव, तो मानव से मानवता, अपना से अपनापन, बुरा से बुराई, कुशल से कुशलता, बच्चा से बचपन, निडर से निडरता। और इस तरह प्रश्न नंबर 2 है, लिंग बदलिए। जैसे बंदर का क्या बन जाएगा? बंदरिया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। शेर का शेरनी, माँ का बाप, मालिक का मालकिन, लड़की का लड़का, आदमी का औरत। अब हम आते हैं र के विभिन्न रूप। 2-2 शब्द लिखना है। जैसे र, तो र से क्या बना? रथ और रस्सी। सूर्य, तो ये ऊपर र वाला है, तो सूर्य और पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्रम और क्रोध। इस र से बनाए क्रम और क्रोध, और ऐसे र से बनाए ट्रक और ट्रेन। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। यहाँ भी आपको तत्सम शब्द दिए हैं, इनके तद्भव रूप लिखना है। जैसे दंत का दांत, पंच का 5, अक्षी का आंख, ठीक है, भ्राता का भाई, दधी का दही और दुग्ध का दूध। इस तरह से हमारा पार्ट 3 का रिवीजन यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, तो आप अच्छे से रिवीजन कंप्लीट करना, अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी करना। ठीक है बेटा, और हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने
आगे का रिवीजन कंप्लीट करेंगे। तब तक आप ये कंप्लीट कीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, अपना अपना ध्यान रखना बेटा। ओके बाय।